हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में मुंबई से पधारे चित्रकार, व्यंग्यकार, उपन्यासकार, अभिनेता, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित आबिद सुरती साहब हमारे ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में पधारे हैं। आज के हमारे मेहमान हैं। आबिद साहब, आपका ट्रू मीडिया पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद। हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि ट्रू मीडिया की परंपरा है कि हम प्रश्नों से आपके बीच और श्रोताओं के बीच में रहना नहीं चाहते, प्रश्नों के ऊपर बढ़ते हैं। जैसा कि आपके जीवन की शुरुआत की यात्रा के बारे में हमें बताएं, जो शुरुआत के दिनों में आपने कैसे शुरुआत की, क्या घटनाएं घटी? शुरुआत के दिन तो बड़े कसौटी के दिन रहे जी, क्योंकि हम लोग जो है गुजरात से, सूरत शहर से जी माइग्रेट करके 47 से पहले बम्बई आ गए थे। क्या बात है। और रहने के लिए घर नहीं था। एक छोटा सा कमरा, जैसे बम्बई की ज़बान में खोली कहते हैं, इतनी खोली मिल गई। तो खोली में जनाना औरतें सोती थी रात में और बाकी सारे मर्द फुटपाथ पर। तो मेरी परवरिश फुटपाथ पर हुई। और जब फुटपाथ पर ज़िंदगी शुरू होती है तो जान लो कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम, एक तो भूख का, दूसरा पानी का, ये दो प्रॉब्लम जो थे वो लगातार मेरे साथ साथ चलते रहे। तो ये शुरुआत जिसे आप कहते हैं। जी जी जी। अब यहाँ से शुरू करके आज मैं यूएनओ तक पहुँचा हूँ। आज यूएनओ मेरे नाम पर, मेरे डीडीएफ मुंबई के नाम पर हर साल एक ट्वीट करते हैं और लोगों को आगाह करते हैं कि फॉलो दिस जेंटलमैन। वाह वाह वाह, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छे। हम आगे बढ़ते हैं आबिद साहब। जैसा कि हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपके साहित्य और कला की जो रुचि है, क्या ये आपके बचपन से ही है? ये इसके बारे में तो ऐसा कहा जाता है अपने आज की ज़बान में, जी, इनबिल्ट जो होता है ना, भीतर ही रहता है सब कुछ। ये तैयार होकर ऊपर से जो आदमी पैदा होता है, जी, तो कुछ इनबिल्ट यानी अंदर बना हुआ तैयार रेडीमेड उसके पास कुछ है करने के लिए। तो मेरे में चित्रकार बनना तय था। वाह। बाद में मैंने कार्टूनिंग भी पकड़ लिया, राइटिंग भी पिकअप कर लिया। ये सारी अलग कहानियाँ हैं, लेकिन आपके सवाल का जवाब इसमें आ गया। जी 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 जी। हम आगे बढ़ते हैं कि आपकी जो रचनात्मक, जो आपकी प्रमुखताएं हैं, जो प्रेरणाएं हैं आपकी, वो कौन कौन से हैं, वो हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। पेंटर, चित्रकार तो मैं था ही था, जी, पैदा ही हुआ था। बाद में मैंने पिकअप कर लिया कार्टूनिंग, और मेरे कार्टून कैरेक्टर जो है, जिसमें डब्बू जी इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी वो पीढ़ी भूल नहीं पाई है। उसके बाद में मैंने कॉमिक्स बनाने शुरू किए। तो कॉमिक्स में मैंने एक पात्र ऐसा दिया, बहादुर, जिसका टाइटल था, वो इंडिया का पहला कॉमिक सुपर हीरो, जी, यानी कि बहादुर। ये तो मतलब उसके चाहने वाले बहादुर के, जी, शाहरुख खान और आमिर खान, यानी वो जो पीढ़ी जो थी, वो सारी पीढ़ी बहादुर को लेके है। बहादुर के साथ में एक और भी कैरेक्टर था मेरा, इंस्पेक्टर आज़ाद, जो राज कपूर का फेवरेट था। इस तरह कई नए कैरेक्टर मैंने दिए कॉमिक्स में। सो बहादुर, इंस्पेक्टर आज़ाद, एक और कैरेक्टर मेरा लोकप्रिय हुआ। वैसे तो 10-15 कैरेक्टर दिए हैं। वो शुजा जो था, वो टार्जन के कंपटीशन में बना था और टार्जन की मार्केट उसने डाउन कर दी, इतना लोकप्रिय हुआ। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि हमारा जो इंडियन टार्जन जो था, शुजा,
वो मैं इंस्पिरेशन मेरा जो था, इंस्पिरेशन तो टार्जन का ही था, लेकिन मैंने उसको इस तरह सांचे में ढाला कि किसी को लगे ही नहीं है कि टार्जन का ये इंस्पिरेशन है। वाह। वजह यह है कि मैंने हनुमान जी से प्रेरणा ली, और मेरा कैरेक्टर जो है तो इंसान लेकिन पेड़ पर बैठता है, केले खाता है, तो लोग समझते कि ये तो हनुमान जी का ही पात्र होना चाहिए। जी जी जी। तो ये फिर फर्क दो कैरेक्टरों में, टार्जन के कैरेक्टर में और इसके कैरेक्टर में, दोनों में यही, या हर कॉमिक में ये होता है गुड वर्सेस इविल। टार्जन जो था गुड, इविल जो थे, जो विदेशी लोग वहाँ जंगल में आते थे और आदिवासियों को एक्सप्लॉइट करते थे। मेरे में शुजा इज गुड, और इविल जो था वो वही जो लोग आदिवासियों की ज़मीन हड़प रहे हैं, आदिवासियों के घर तोड़ रहे हैं, अलग अलग तरह से उनको टॉर्चर कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और हमारा शुजा उनको बचाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो सकारात्मक आपने बनाया जी, और बहुत पसंद भी आया, बहुत पॉपुलर भी रहा। हम यह भी जानना चाहेंगे, जो आपने डब्बू जी कैरेक्टर को जिया है जी, वो इतना प्रखर प्रचार रहा उसका और बहुत पसंद किया गया। उस डब्बू जी का जो कैरेक्टर था जो आपने जिया, उसके बारे में भी कुछ बताएं। डब्बू जी जो है वो पहले मैंने गुजराती में शुरू किया था जी। उसका नाम था बटुक भाई, यानी बौने मियाँ, या क्या कहेंगे उसको, जो छोटे ठिन्ना करके होता होते है। हैं। हाँ, वो वही कहते हैं। तो ये गुजराती में मैंने शुरू किया, और ये मेरी ज़िंदगी की लाइफ की भी शुरुआत थी एज ए कार्टूनिस्ट जी। तो पहली स्ट्रिप छपी, दूसरी छपी के नेगेटिव खत आने लगे। तो जिस पत्रिका में छपता था डब्बू जी, शुरू हुआ था, उसका नाम था चेत मछंदर गुजराती में जी। और उसी दौर में एक कार्टून पत्रिका शुरू हुई थी दिल्ली से, जो शंकर्स वीकली के नाम से। शंकर्स वीकली जो पत्रिका जो थी वो अंग्रेजी में थी, इसलिए उसको ग्लोबल पब्लिसिटी मिली जी। कम से कम हिंदुस्तान में तो वो छा गई थी, मतलब। और ये चेत मछंदर गुजराती में थी। दोनों में फर्क कुछ नहीं था जी। दोनों कार्टूनिस्ट थे, दोनों बड़े ज़बरदस्त कार्टूनिस्ट थे। और ये जो मछंदर का जो एडिटर था, कार्टूनिस्ट था, जिसका नाम था शनि के नाम से वो कार्टून भी बनाता था और उसी नाम से वो लोकप्रिय भी था। अब यहाँ 2 हफ्ते बाद तीसरा हफ्ता आया कि इतने सारे नेगेटिव लेटर आए, तो एडिटर ने मुझे बुलवा कर मुझसे कहा कि देखो आबिद भाई, ये आपने तो अच्छी शुरुआत की थी लेकिन नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। उनका कहना ये था कि अब बंद किया जाए। मैंने कहा कम से कम उसको 2-4 महीने तो मिलने चाहिए ना, कम से कम जी। ये तो अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ है, या 2 महीने हुए थे कुछ, 3 महीने हुए थे जी। तो मैंने कहा अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, कम से कम उसको 6 महीने देने चाहिए। खैर वो कुछ बोले नहीं। फिर 1 महीना और बढ़ाया, यानी 3 महीने पर एक चौथा महीना बढ़ाया, और इतने यानी जो नेगेटिव खत के ढेर जो आते थे वो डबल हो गए, और मुझसे पूछे बिना ही बंद कर दिया गया। उसी दौर में, ये 1962-3 की बात है, जब डॉक्टर धर्मवीर भारती एडिटर बनकर धर्मयुग पत्रिका में आए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की पत्रिका थी, बम्बई से निकलती थी, और वो भी बड़े नेशनलिस्ट थे। उनको लगा कि भाई कुछ अब ये दौर आ गया है, वक्त आ गया है कि हम कुछ हमारा दे। उनका मकसद ये था कि अब तक हम लोग जो छाप रहे हैं, वो टार्जन छाप रहे हैं तो विदेशी है, फैंटम छाप रहे हैं तो वो भी विदेशी है। अब कब तक विदेशी विदेशी गए, अब हम कुछ हमारा दे।
तो उन्होंने भी कई कार्टूनिस्टों को ट्राई किया और उन सब का हश्र वही हुआ जो मेरा गुजराती में हुआ था। अंत में किसी ने कहा कि भाई एक नया कार्टूनिस्ट आया है जो पराग पत्रिका में डॉक्टर चिंचू के कारनामे 2 पन्नों की कार्टून सीरीज बच्चों के लिए बनाता है और वो बड़ी लोकप्रिय हुई है, तो उसको आजमाया जाए। तो मुझे बुलाया गया, तो मैंने क्या किया, मैं कुछ हड़बड़ी में था तब, कुछ टूर पर जाना था वेकेशन महीने भर के लिए। तो जो गुजराती के जो बनाए थे चेत मचंदर के लिए, जो रिजेक्ट हो चुके थे, गालियाँ मतलब उस पर लानतें बरसाई गई थी, वही पूरा ढेर लिपि बदल के मैंने हिंदी में दे दिया। वाह। और चुपचाप निकल गया मैं। तो मैंने कहा जो होगा सो, कम से कम छपेंगे तो थोड़े पैसे तो आएंगे, मकसद मेरा ये था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 2 हफ्तों में वो ऐसा पिकअप हुआ, लोगों ने प्रशंसा के पत्र भेजने शुरू कर दिए। वाह। और लगातार नॉन स्टॉप 30 साल तक चलता रहा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा आपने डब्बू जी का। डब्बू जी के बारे में तो कहने के लिए काफ़ी कुछ है। जैसे डब्बू जी के फैन सर्कल, जी जी, तो हैरत होगी कि सबसे बड़ा फैन जो था मेरा वो था ओशो। वाह। हर हफ्ते धर्मयुग की पत्रिका आती थी तो वो डब्बू जी तो बाकी और कुछ पढ़ता था, लेकिन डब्बू जी ज़रूर पढ़ता था। वाह। और जब अपना सत्संग होता था तो अपनी गद्दी के नीचे वो धर्मयुग रखता था और देखता था कि ज़रा कुछ ढीला ढाला जा रहा है, लोग जमाइयाँ ले रहे हैं, तो कहता था अच्छा देखते हैं अब डब्बू जी क्या कहते हैं। वाह। करके फिर वो निकालेगा अंदर से, ये सारा रिकॉर्डेड है, वो निकालेगा देखेगा और फिर वो चुटकुला जो छपा है डब्बू जी का, वो उन भक्तों को सुनाएगा और भक्त खिलखिलाकर हंस पड़ेंगे, ऊर्जावान हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, एकदम से सबकी नींद उड़ जाती थी। वाह। लेकिन एक बात और थी डब्बू जी में, अरे इसमें ओशो में, कि कई बार मैं ऐसे चुटकुले देता था जिसके मतलब डबल होते थे, 2 माने जी। क्योंकि ये जो कार्टून कोना जो था, कार्टून कोना यानी 3 स्ट्रिप वाली पट्टी डब्बू जी की, वो आखिरी पन्ने पर छपती थी और वो पन्ना बच्चों का था, तो मुझे बच्चों को भी मद्देनजर रखना होता था और इंटेलेक्चुअल्स की भी गर्दन पकड़नी थी। क्या बात है। डबल। तो ओशो उसका दूसरा मीनिंग भी समझाता था। तो मसलन एक कार्टून बता रहा हूँ कि कुछ बकरी ईद का टाइम था, तो मैंने एक कार्टून ऐसा बनाया कि डब्बू जी मुर्गा हलाल करवा के लेकर निकले बाजार में, कसाई की दुकान से बाहर आए और एक चील झपट्टा मार के छज्जे पर जाकर बैठ गई और डब्बू जी जो है चौराहे पर डांस करने लगे और लोग बड़े हैरान परेशान करे, 1 किलो का मुर्गा चील लेके उड़ गई और ये बंदा डांस कर रहा है चौराहे पर। तो लोगों ने जाके पूछा डब्बू जी से, तो डब्बू जी ने कहा अरे पगलो, वो बेवकूफ़ है चील कि जो मुर्गा ले गई, रेसिपी तो मेरे पास है मुर्ग मुसल्लम की। वाह ये वाह वाह वाह। ओ तो सारा सत्संग में सब ऐसे खिलखिलाकर हंसने लगे। उसके बाद में फिर ओशो ने कहा कि अच्छा अब आप ये बताइए कि कार्टूनिस्ट कहना क्या चाहता है। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, किसी ने सोचा ही नहीं, खिलखिलाकर हंसते तो रहे, लेकिन बाद में अब क्या, अब इसमें ऐसी कौन सी बात थी। तो फिर ओशो ने समझाया अपने भक्तों को कि कार्टूनिस्ट ये कहना चाहता है इस पर्टिकुलर कार्टून पट्टी के जरिए कि चील की तरह हम लोग सब
धर्म के मुर्दे सीने से चिपकाए बैठे हैं, वाह, लेकिन रेसिपी तो किसी संत के पास है। वाह 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 वाह, अच्छा संदेश, बहुत अच्छा संदेश दिया, बहुत बढ़िया। आप हमारे दर्शकों को आनंदित कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप चित्रकला है, आपकी व्यंग्य लेखन है, उपन्यास है, और इन तीनों में से या इन सभी विधाओं में आप लिखते हैं, इन सभी विधाओं में अधिक आपको कौन सी विधा प्रेरित करती है? वैसा कोई फिक्स मेरे जहन में नहीं होता है जी सिवाय इसके कि क्रिएटिविटी मेरे भीतर अणु अणु में भरी है। जी। तो जिस वक्त जो मूड आया, अब मुझे मूड आया कि भाई ये फला सिचुएशन है और ये सिचुएशन से बहुत बढ़िया नाटक बन सकता है, तो फिर मैं नाटक लिखने बैठ जाऊंगा। अच्छा, पहले ये भी बता दूं कि मैंने कभी जिंदगी में नौकरी नहीं की, गलती से एक बार की थी, वो भी छोड़ दी। तो नाटक लिखने बैठ गया। मूड आया कि भी पेंटिंग के वो सीजन आ रही है जी। नॉर्मली जो ये बम्बई को मद्देनज़र रखकर कह रहा हूँ कि नवंबर दिसंबर ये टूरिस्ट सीज़न होती है जी। और बड़े बड़े 5 स्टार होटल टूरिस्ट से भर जाते हैं। तो इस सीज़न में हम पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाते हैं। तो साल भर में जब भी मूड आया पेंटिंग बनाए, वो सारे पेंटिंग ताज आर्ट गैलरी यानी कि ताजमहल होटल में हम जी नुमाइश लगाते थे और वह अच्छा सेल हो जाता था। तो मूड आया तो नाटक लिखे, मूड आया तो उपन्यास लिखे, मूड आया तो बायोग्राफी लिखने के लिए तो कई प्रकाशक चाहते थे कि भाई आबिद भाई अब आप ब्रांड बन गए हैं, आपको बायोग्राफी लिखनी चाहिए, ये वो। लेकिन मेरे जहन में ये था कि लिखना बड़ा आसान है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बायोग्राफी पढ़ेगा कौन? क्योंकि बायोग्राफी बड़ी बोरिंग होती है। बड़े बड़े अच्छे साधु संतों और महात्मा और महापुरुषों पर लिखी गई बायोग्राफी आप देखेंगे किसी लाइब्रेरी में जाकर तो हार्डली 2-4 लोगों ने किताब पढ़ी होगी निकाल कर। ये मुझे पता चला जब मैं सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी लिखना चाहता था, क्योंकि सुभाष चंद्र मेरे भीतर बचपन से बैठा हुआ था। जैसे आजकल के बच्चे जैसे शाहरुख खान की तस्वीर लगाते हैं और माइकल जैक्सन की लगाते हैं, हम लोग जो थे नेहरू की लगाते थे, गांधी की लगाते थे। सुभाष बाबू जो था मेरा प्रिय कैरेक्टर कहूँगा मैं, या प्रिय पात्र जो था मेरा इतिहास का, वो सुभाष बाबू थे। और बड़ी इच्छा थी कि उसने मुझे इतनी प्रेरणा दी है तो उसका कर्ज मुझे चुकाना चाहिए। तो कर्ज कैसे चुकाया जाए? तो मेरे पास तो ज़रिया जो है, या तो मैं पेंटिंग बनाऊं, एग्जीबिशन करूं। तो वो पेंटिंग एग्जीबिशन जैसे पेंटिंग बनाए तो एक घर में गई तो बहुत लिमिटेड लोग उसका मज़ा ले सकेंगे। लेकिन किताब लिखता हूँ मैं तो वो काफ़ी मतलब सारे देश में क्या दुनिया भर में फैल सकता है मैसेज मेरा कि भाई देखो किसी ज़माने में ये शख्स पैदा हुआ था भारत की धरती पर और वो कैसे लड़ाई लड़ा, जो भी कुछ था उसके बारे में। तो ये सब सोचकर मैंने तय किया कि बायोग्राफी लिखनी ही चाहिए। वाह। तो मैंने रिसर्च शुरू किया, लाइब्रेरी में गया। हमारे यहाँ मणि भवन करके जब महात्मा गांधी ठहरते थे, बम्बई की बात है जी, मणि भवन में गांधी जी, आज वो उसकी गांधी जी के स्वर्गवास के बाद उस मकान को लाइब्रेरी पुस्तकालय बना दिया। उसमें आज़ादी की सारी किताबें आपको मिलेंगी। तो वहाँ से मैंने कहा सुभाष बाबू की बायोग्राफियाँ मिल जाती है मुझे, पुराने लोगों ने जिन जिन लोगों ने लिखी होगी। तो 2-3 मुझे हार्ड बाउंड कॉपीज मिली जो लिखी गई थी सुभाष बाबू पर किताबें। मैंने खोलकर देखा तो किसी ने पढ़ा ही नहीं, किताब को छुआ तक नहीं था। एक किताब ऐसी थी कि एक दूसरी किताब में कोई 2 लोग ले गए थे पढ़ने के लिए, तो उसमें आखिरी पन्ने पर नोट रखते हैं लाइब्रेरी में जी जी,
तो उसमें 2 लोगों के नाम थे कि भाई ये लोग इस तारीख को ले गए, इस तारीख को लौटा गए। तीसरे में भी वैसा ही था। तो मैंने सोचा कि मेरा सारा लिखने की मेरी जहमत जो है वो तो सारी बेकार जाएगी। 2 लोग लिखेंगे, मेरी किताब पुस्तकालयों में कैद हो जाएगी। तो क्यों कोई ऐसा एंगल पकड़ा जाए बायोग्राफी का कि हर कोई चाहे कि मैं भी पढ़ूँ इसे, और एक से दूसरे तक बात चले, और बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। वाह वाह। तो सुभाष बाबू पर मैंने नए एंगल से, फिक्शनल एंगल ये लिया कि 1964 में मेरे ख्याल से ये कांग्रेस के दौर में, ये वो दौर था कांग्रेस का जी कि 64 तक, सुभाष बाबू का इंतकाल तो हो गया आज़ादी से पहले 45-44 के अंदर, ऐसा कहा जाता रहा कि भाई वो तो प्लेन क्रैश हुआ, उसमें उनका स्वर्गवास हो गया। ये न्यूज़ में सारे ये थे। लेकिन उनके जो भक्त थे सुभाष बाबू के, वो ये मानने को राज़ी नहीं थे कि भाई वो कहते थे सुभाष बाबू तो जिंदा है, वो आएंगे, ये जो करप्शन फैला हुआ है कांग्रेस में उसको मिटा देंगे ये। वाह। जैसे आज हम करप्शन की बात करते वैसी ही बातें तब हो रही थी। और ये इसी में जो जितने भी सोल्जर जो जिंदा थे इंडियन नेशनल आर्मी के, किसी से भी आप पूछ लो तो वो यही कहेगा कि नहीं वो है कहीं ना कहीं। और बीच बीच में कभी अफवाहें भी फैल जाती थी कि अरे भला हिमालय के फलां गुफा में जो बैठा हुआ है वो सुभाष बाबू है, और लोग चलते थे वहाँ यात्रा पर जी उनसे मिलने के लिए। पता चला कि भाई यार वो कोई बेचारा भला संत था, कोई भी था जो साधु था, वो तंग आकर वो गुफा छोड़ के दूसरी गुफा में चला गया। इस तरह के काफ़ी किस्से होते रहते थे। जी जी जी। और ये 2 सोल्जर जो है मेरी कहानी के हीरो, मेरी कहानी की शुरुआत जो हुई है, ये दोनों सोल्जर, इसमें एक कहता है दूसरे से, ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त इंडियन नेशनल आर्मी में थे, और एक कहता है यार अब छोड़ नहीं यार, अभी नहीं मिल रहे, इतने साल गुजर गए। तो बड़ा वाला कहता है कि नहीं, मुझे उम्मीद है वो है, जिंदा है और मिलेंगे हमें, चल। अब पता चला है कि फला गांव के फला संत जो है वो सुभाष बाबू है। वाह वाह वाह। तो ये दोनों चले वहाँ गए और वहाँ से पिट कर वापस आए। उस संत के जो शिष्य थे उन्होंने कहा भाई ये बाबू नहीं है, ये हमारे गांव के संत है, मार मार के लोगों को भगाते थे। तो ये घर आए, यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है। उनका बंगला था, कॉटेज था किसी गांव में, अच्छे प्रॉस्परस गांव में एक बंगला था सोल्जरों का, इन दोनों का फैमिली परिवार वहाँ रहते थे। और जैसे ये लोग लौटे घर को ताला लगा कर गए थे, और बाहर का आंगन खुला था, तो आंगन में देखा कोई शख्स बैठा हुआ है। अब इन लोगों को लगा घर में कौन बैठा हुआ है, रोशनी करते हैं तो सुभाष बाबू बैठे हैं। वाह, यहाँ से कहानी चलती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी क्यूरियोसिटी पैदा हुई नहीं यहाँ जी, से जी 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 कि भाई है क्या मामला ये। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कदम कदम पर और कहानी का ये सस्पेंस और ये थ्रिलर है। वाह, थ्रिलर टोटल, उसमें टोटल कैरेक्टर सुभाष बाबू का, जो ये डुप्लीकेट आया हुआ है वो सुभाष बाबू की थरो स्टडी करके, जैसे स्पाई लोग भेजते हैं ना डुप्लीकेट, जी, 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 वैसे ये स्पाई आया था इंडिया को डिस्ट्रॉय करने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। और इसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है, पढ़ने की बढ़ती है, सोचने की जिज्ञासा बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं। आबिद साहब, जैसा कि आपने अनेक उपन्यास लिखे हैं जी, उन उपन्यासों में कौन सा उपन्यास आपके करीबी रहा, उसके पीछे की कहानी क्या रही? करीबी तो ये अभी जो उपन्यास जो अभी करीबन आखिरी 10 साल में जी जो आया है, और भारत की करीब करीब
बड़ी मेजर ज़बानों में ट्रांसलेट भी हुआ है, वाह, वाह। अंग्रेज़ी में भी ट्रांसलेट हुआ जी। और अभी अल्टीमेटली उसके राइट्स जो है पेंगुइन ने ले लिए और पेंगुइन ने अंग्रेज़ी में ग्लोबल मार्केटिंग जी। उनकी जो है उसका बड़ा लाभ मुझे हुआ। वाह 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 वाह। उसका नाम है सूफी, सूफी द इनविजिबल मैन ऑफ द अंडरवर्ल्ड। वाह। यानी टाइटल में भी कॉन्ट्रडिक्शन है भाई, आपको कोई संत जो है अंडरवर्ल्ड का गायब इंसान है, वाह। तो ये संत और अंडरवर्ल्ड क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। वाह। अच्छा, इसकी कहानी के पीछे की कहानी ये है जी। कि जैसे मेरे प्रकाशक मेरे पीछे पड़े हुए थे जी। कि भाई आबिद भाई लिखे, लेकिन मैं अवॉइड कर रहा था कि भाई मेरी लाइफ में किसको इंटरेस्ट है, मैं स्ट्रगल करके आगे बढ़ा। तो कौन सा राइटर स्ट्रगल किए बिना आगे बढ़ा है? बिल्कुल। सबको स्ट्रगल करना पड़ा है। ये किसी को इस रास्ते पर हुआ, किसी को उस रास्ते पर तजुर्बे हुए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन कोई किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मेरी लाइफ पर किसको आएगा, ये सोच रहा था। तो मुझे एक मेरा क्लासमेट मिल गया, ये करीबन 25 साल बाद, 25 साल बाद हमारी हालत भी, इकोनॉमिकल कंडीशन भी बदल चुकी थी। जी। मैं पहले झोपड़पट्टी में रहता था, अब मैं छोटे से फ्लैट में आ गया। और वही वो भी लड़का जो मेरा क्लासमेट था, वो मेरी तरह ही जी रहा था। वो वाह। फुटपाथ पर उसकी भी शुरुआत हुई थी। जो स्कूल में मैं पढ़ा उस स्कूल में वो भी पढ़ा था, वो चैरिटेबल स्कूल थी। जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने मैं जाता था उसमें वो भी जाता था। यानी सारी समानता है। जिस टीचर ने हम लोगों को ट्रेन किया था वो बहुत बढ़िया टीचर था और पहला मुस्लिम टीचर था जिसको पद्मश्री मिला था। वाह। ये 50s की बातें हैं, 40s और 50s, जी। 40s की बातें हैं। और वहाँ से हम दोनों की ज़िंदगी फुटपाथ से शुरू हुई। फुटपाथ पर मैं भी भीख मांगने कटोरा लेके निकलता था, वो भी निकलता था। ये सारी समानताएं जो थी, मैं खट्टी मीठी गोलियां और कुछ बिस्किट और लेके फुटपाथ पर बेचने के लिए भी बैठता था, वो भी बैठता था। ये सारी समानताओं के बाद हम कब में कहाँ मिले? हम एक छोटे से फ्लैट के अंदर, वो बड़े फ्लैट में था, मैं छोटे फ्लैट में था, और हम दोनों की मुलाकात हुई तो पता चला कि वो अंडरवर्ल्ड का गायब इंसान बन गया था। क्या बात है, क्या बात और है। मैं इस दिशा में, क्रिएटिव दिशा में आगे बढ़ गया था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो क्यूरियोसिटी यहाँ, ये अब यहाँ से रीडर को ये होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ज़िंदगी दोनों साथ में, एजुकेशन सेम है, खाना पीना सेम, रहना सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन एक की दिशा इधर गई, एक की उधर गई। तो हम दोनों की बायोग्राफी पैरेलल चल रही है। वाह 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 वाह। और कैसे मैं इस तरफ बढ़ता गया, कैसे वो उस तरफ बढ़ता गया, ये कहानी है। कहानी का बेस भी यही है कि भाई क्या। अच्छा, दूसरा ये कि जो अंडरवर्ल्ड का जो गायब इंसान जिसे मैं कहता हूँ, वो कुरान पर अथॉरिटी था, नमाज, रोज़े, पाक मुसलमान जिसे कहते हैं, लेकिन था अंडरवर्ल्ड का गायब इंसान जो जिसने दाऊद इब्राहिम को ट्रेन किया था। वाह वाह वाह। सोचो आप कितना बड़ा होगा, लेकिन वो अपना, क्या कहते हैं, अपना प्रचार ज़रा भी नहीं करता था। जबकि दाऊद और ये लोग जो अपना प्रचार बड़ा पैसे खर्च करके भी करते थे, जैसे आज अपना मोदी जी करते हैं, वैसे इनका भी प्रचार ज़बरदस्त था। आपने दाऊद के प्रचार की तुलना मोदी जी के प्रचार की तुलना से कैसे जोड़ा? नहीं, मैंने सिर्फ तुलना पकड़ी है, बाकी आप सोचो जो सोचना है। हालांकि उनसे मैं भी सीखा हूँ कि जी, मैंने 15 साल तक अपना प्रचार किया ही नहीं। वाह। मैं अपना ड्रॉप डेड फाउंडेशन जो चला रहा हूँ, जी, तो कभी मैंने सोचा ही नहीं कि भाई मैं अपनी तस्वीर भी डालूँ। लेकिन मोदी जी से मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, ये भी
थोड़ा लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई ये जो मूवमेंट मैंने चलाया है उसके पीछे कौन है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छी बात की तो है। और लोग जुड़ेंगे इसके अंदर। जी 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 जी। तो फिर मैंने मेरी तस्वीर 15 साल बाद पहली बार मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। जो मेरे टी शर्ट मैंने बनवाया तो टी शर्ट पर मैं ब्रॉड ये पोस्टर की तरह, ड्रॉप डेड फाउंडेशन के पोस्टर की तरह मैं खड़ा हूँ। और वो टी शर्ट पहनकर हम घर घर जाते हैं लोगों के नल ठीक करने, तो लोग भी बड़े प्रसन्न होते मेरी तस्वीर मेरे साथ देखकर। वाह वाह वाह, वो आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड का भी काम करिए, सब काम मल्टीपर्पज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बातचीत, बहुत अच्छे अनुभव आप साझा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे दर्शक बहुत ऊर्जावान हो रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आपके लेखन में समाज और राजनीति में, आपका लेखन समाज और राजनीति में क्या स्थान रखता है? समाज और राजनीति में देखो, पहली बात तो ये है कि मैंने लिटरेचर को कभी गंभीरता से नहीं लिया जी। और प्लस लिटरेचर का ग्रोथ जो है वो मेरी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ था जी। बेसिकली जैसा मैंने बताया कि मैं चित्रकार बनना चाहता था। चित्रकार बनने के लिए आपको कैनवास के पैसे चाहिए, कलर्स के लिए चाहिए, बड़ा एक्सपेंसिव उस दौर में भी था, इस दौर में भी उतना ही अब तो यानी कि लाखों में चला गया, तब हज़ारों में खर्चा था जी। तो ये इकोनॉमी को एज ए पेंटिंग, मेरे पेंटिंग बिकते नहीं थे। पहले 5 शोज मैंने जो किए एग्जीबिशन पेंटिंग्स के, उसमें पाँचों 5 फ्लॉप, यानी हर शो में मेरे 5,000 रुपये डूबे, हर शो में 5,000। अब मेरी कोई ऐसी बड़ी इनकम नहीं थी, जैसा मैंने बताया कि मैंने कभी नौकरी नहीं की, कहीं कार्टून से पैसे आ गए तो थोड़ा सा घर गुजर हो जाती। तो पेंटिंग में खर्च बहुत था जी, और उतने खर्च को घर भी निभाना है, शादी भी हो चुकी थी, एक और बीवी हल्ला बोल रही थी, दूसरी ओर मांगने वाले हल्ला बोल रहे थे, कर्ज मांगने वाले, चारों ओर से, और बच्चे तो थोड़े समझदार थे तो बाप का दर्द समझ लेते थे। ऐसे हालातों में मुझे ये ख्याल आया कि मैं और क्या कर सकता हूँ, लेकिन वो काम क्रिएटिव होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी काम क्रिएटिव है वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। वाह। तो मुझे लगा कि मैं कार्टून भी आगे बढ़ा सकता हूँ। कार्टून तो मैं हॉबी के लिए कर रहा था, ये राइटिंग भी मैं कर सकता हूँ। तो मैंने पैसों के लिए लिखना शुरू किया जी। और उसमें थोड़ी सी माहिरत हासिल हुई कि फिर तो कमर्शियल ऑर्डर आने लगे, भैया एक कुछ थ्रिलर लिख कर दो, तो उसको थ्रिलर लिख के दिया। वाह वाह वाह। किसी ने कहा कुछ रोमांटिक स्टोरी चाहिए, ले भाई तो रोमांटिक ले जा, मैगजीन्स के लिए। जी जी जी। तो इस तरह शुरुआत हुई। वो करते करते मुझे लगा कि मैं बेहतर कहानियां भी लिख सकता हूँ, जी जी, जिसे लोग लिटरेचर कहते हैं। जी जी जी। तो इस तरह फिर लिटरेचर की ओर आगे बढ़ा। लेकिन उसके लिए जब प्रेरणा होती थी लिटरेचर के लिए, और वो भी ऐसी प्रेरणा होती थी कि मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाता था। तो पहली जो कहानी मैंने लिटरेचर में लिखी थी, जिसे छोटी छोटी कहानियाँ, पहले तो शॉर्ट स्टोरी से शुरुआत। जी जी जी। जो कोई मतलब जो लोग कमर्शियल कहानियाँ छाप रहे थे, उनको इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि भाई ये कौन पढ़ेगा। जी जी जी। तो वो मेरे पास रहती थी वो। तो उस दौर में मैंने एक कहानी लिखी थी, काली किताब। जी। अब काली किताब की प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली? जी। कि मैं देखता था कि लोग इतने अंधे हो गए भक्त कि कोई जानकर नहीं चल रहा, सब मानकर चल रहा है। वाह। तो ये थीम पकड़ कर कि भाई जानकर चलो, मानकर मत चलो। किसी ने कह दिया कि भाई इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजियन, आपने मान लिया। अरे भैया, अब जब फल खाते हैं आप,
आपके सामने 10 फलों की टोकरी रखी हुई है, आप सारे, आपसे कोई पूछता है भाई इसमें श्रेष्ठ फल कौन सा है, जी। तो आप कहेंगे भाई श्रेष्ठ फल नारंगी है। आपने आम भी चख के देखा है, आपने मौसम्बी भी चख के देखी, चिक्कू भी चख के देखा है, सब चख के देखे। वाह। आपको ये कहने का अधिकार है कि भाई ये नारंगी इज द बेस्ट फ्रूट। भले ही दुनिया कहे कि मैंगो, आम इज द बेस्ट फ्रूट, कहने दो। लेकिन इस दौर के अंदर हम धर्म की बात आती है तो नहीं, हिंदुइज्म इज द श्रेष्ठ, कोई कहेगा क्रिश्चियनिटी इज द बेस्ट रिलीजन। अरे भैया, आपने दूसरे फल चक्कर देखे हैं कि नहीं? अगर देखे हैं तो आपको अधिकार है कहने का। वाह वाह, बहुत अच्छी जान के, बहुत अच्छा संदेश फिर है। चाहे आप कोई छोटी सी बात हो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चाहे चिक्कू आपके लिए बेस्ट है तो चिक्कू बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो धर्म के मामले में भी यही होना चाहिए कि जानकर चलो, सब धर्म को चख कर देखो, उससे उपयोग करो, प्रयोग करो, हाँ, उसमें जीकर देखो, चखो, पहले देखो, चख कर तो देखो, फिर वाह खाओ। वाह वाह वाह, अच्छा लगे तो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी साहब हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, साहित्य की हाँ। बात कर रहे हैं। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो व्यंग लेखन है आपका, जो व्यंग का लेखन है वो आप खासकर किन किन मुद्दों को उठाते हैं व्यंग के माध्यम से? मैंने कहा ना, मैं कभी इस तरह नहीं सोचता। मुझे जहाँ से प्रेरणा मिलती है, जी, जिस सिचुएशन से, मसलन मेरा एक दोस्त था, वो अस्पताल में भर्ती हुआ और कोई इलाज उसका शायद बहुत पहले की बात है, करीबन 50 साल पहले की बात। जी जी जी। अब मैंने कहा कि यानी बिस्तर में, खटिया में पड़ा हुआ है। जैसे अभी मैं जो आया हूँ, यात्री जी, सेवाराम यात्री की तिथि थी आज, जी जी, 1 साल पूरा हुआ था। जी जी जी। और यात्री जी करीब करीब 8-10 साल तक खटिया में रहे। जी। अब जो आदमी खटिया में रहेगा वो तो मुस्कुराना तो क्या भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। बिल्कुल। तो उसी तरह वो मेरा दोस्त जो था ना, वो खटिया में था। तो मैं सोचता इसके होठों पर मुस्कुराहट कैसे आए। इसके साथ और कई पहलू जुड़ गए जी। और मैंने 72 साल का बच्चा उसके लिए लिखी। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने ये कहा कि 72 साल के बच्चे के लिए लिखी, वरना ज़्यादातर लोगों की मंशा ये रहती है 60 साल के बाद एक रिटायरमेंट शब्द आता है और कहते हैं ये व्यक्ति रिटायर्ड हो गया, ये उपयोगी नहीं है। करेक्ट। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ये, हमारे दर्शकों को ये बताया कि 72 साल के बच्चे के लिए आपने कुछ लिखा। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज ट्रू मीडिया स्टूडियो में एक 72 साल का बच्चा बैठा है जिससे मैं भी बात कर रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं 72 साल का बच्चा नहीं, अच्छा, सिर्फ 90 साल का बच्चा। अरे क्या बात है, जरा वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, हम और आपके अनुभवों में से एक और अनुभव को शेयर करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं जो आपने प्राप्त की हैं वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं? पुरस्कार से आई डोंट नो, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मुझे वैसे सिर्फ 2-3 ही मिले हैं। जी जी जी। और जब भी मिलता है तो मैं ये सोचता हूँ कि मैंने कोई फील्डिंग नहीं की। जी, अवार्ड के लिए फील्डिंग भी होती है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने। तो मैंने कोई फील्डिंग नहीं की, कोई मैसेज नहीं भिजवाए दोस्तों के जरिए कि कहना भैया मेरा भी ख्याल रखें, कुछ नहीं, फिर भी अवार्ड मिल गया मुझे। बहुत अच्छे। तो एक तो सामने वाले की ऑनेस्टी भी इससे पता चलती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे भी मतलब ये होता है कि हाँ भाई सही लोग आए थे तो मुझे इनाम दिया गया। वाह वाह। अभी हाल ही में आपको गुजरात गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया जी, उसका अनुभव भी हमें शेयर करें। वही सेम, तो उसमें कोई नई बात नहीं थी ना। जब नेशनल अवार्ड मिल चुका हो जी जी राष्ट्रपति का, वो भी मैं लेने नहीं गया था। जी, बहुत अच्छा। यानी कोई, और एक और बात बता रहा हूँ, जब अंतरंग बातें चल रही है जी, कि मेरी मेज पर, लंबी मेज है मेरी जी, ये दीवार के एक कोने से दूसरे तक, और नीचे सारे ड्रॉर है जी, ऊपर सारे अवार्ड रखे हुए थे। जी जी। तो एक दिन मुझे ख्याल आया कि मैंने क्यों रखे हुए हैं, इतनी सारी जगह घेर रहा है ये,
तो मैंने रखे क्यों है, जी तो सोचने पर जवाब ये मिला कि ताकि मैं दोस्तों को गर्व से कह सकूं कि देखो मैं कितना महान हूँ, वाह वाह कितना वाह, बड़ा राइटर, पेंटर, क्रिएटिव शख्स बहुत हूँ। अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने सारे अवार्ड जो थे, एक कबाड़ी को बुलाया, दिखा, मैंने कहा देख कितना देगा इसका पैसा। तो उसने देखा, कुछ कुरेद कर देखा, कुछ चांदी की फ्रेम थी, कुछ पीली थी तो समझा सोने की होगी, समझा करके उसने। अमीरा रोड में और फिर कहा कि 250 रुपये दूंगा। वाह मैंने कहा ले जा, ला 250 रुपये। तो इतने- वो सारा अभिमान, गर्व जो था सब जी 250 रुपये में चला गया। वाह वाह वाह। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जो नए उभरते हुए चित्रकार कलाकार आ रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो और उभर कर आगे आए? ये उनकी लगन पर डिपेंड होता है कि कितने डेडिकेटेड वो अपने जी। प्रोफेशन के साथ है। जी ज़्यादातर तो ये देखा गया है कि जो कमिटेड लोग हैं जी वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पाते हैं, और जो लोग मार्केट को जानते हैं, जैसे हुसैन जो थे, जी 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 चित्रकार हुसैन चित्रकार हुसैन, जी उन्होंने देखा एक घोड़ा बिक रहा है मेरा, तो उसने 2 घोड़े और बनाए, 2 बिक गए तो उसने 10 बनाए, 10 घोड़े बिके तो उसने 100 बनाए। तो वो जानता था गेम, काम भी अच्छा कर रहा था, ये जी। नहीं कि काम उसका कम था, लेकिन वो मार्केटिंग की गेम जानता था, और ये सारा आर्ट वर्ल्ड का पॉलिटिक्स जो है वो उसकी समझ में आ गया। तो जी। जिसकी समझ में आ गया वो आगे बढ़ गया बिल्कुल सही कहा। कि भाई दौर की रिक्वायरमेंट क्या है। अब जैसे मॉडर्न आर्ट का ज़माना चल रहा है, कुछ अजीब व गरीब उल झुलूल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उसमें पिकासो आगे निकल जाता है, जी और पिकासो आगे निकलने के बाद ये कहता है ज़माने से कि मैंने तो लोगों को उल्लू बनाया, फिर नाक काट के मैंने माथे पर चिपका दी, लोग ने कहा वाह 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 कमाल कर दिया। बहुत अच्छा। लेकिन उसका काम भी बढ़िया था। जी 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 काफ़ी, यानी एक नया ट्रेंड ही शुरू कर दिया था उसने। लेकिन वाह। उसने देखा कि जब ज़माना उससे आगे बढ़ रहा है, जी पिकासो 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 हो रहा है, जैसे आज मोदी 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 हो रहा है, आप उससे आगे कैसे निकलना है? जी ये जिजीविषा होनी चाहिए। हाँ, तो आगे निकलोगे ना। बिल्कुल। तो इसने देखा पिकासो ने कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसने ये गिमिक खेली कि मैंने तो बेवकूफ़ बनाया, नाक काट के माथे पर लगा दिया और लोगों ने ताली बजा दी, वाह वाह मैं तो बेवकूफ़ बना रहा था। वाकई हाँ, वाकई। तो यानी कि सारे मॉडर्न आर्टिस्ट जो दौड़ रहे थे आगे आगे, वो ज़रा रुक गए, समझे ना? लोगों ने लगा ये भी सारे सब हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा है आपके संस्मरणों को सुनकर, आपके अनुभवों को सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपके भीतर एक विश्वविद्यालय है, उसमें अरे बहुत क्या तमाम साहित्य, कला, संस्कृति, व्यंग, चित्रकार, अभिनेता, बहुत सारे उसमें अभिनय है। और वो एक पूरी किताब तो क्या, बहुत सारी किताबें भी अगर इसमें आए, ग्रंथ भी आए, तब भी कम रहेंगे आपके इन अनुभवों के लिए। हम आगे बढ़ते हैं कि आपने बताया कि हमारे साथ में एक 90 वर्षीय एक बच्चा बैठा है। फिर भी हमारा ये प्रश्न है कि हम चाहते हैं कि मैं, ट्रू मीडिया परिवार, मैं ये ईश्वर से, ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि जब मैं 90 साल का रहूँ तो आप ये देखें कि ट्रू मीडिया क्या कर रहा है या ओम प्रकाश प्रजापति क्या कर रहा है। इसी को लेकर ये प्रश्न है कि आपकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं? मैंने एक बात स्पष्ट कही है जी कि इस पल में मैं क्या हूँ, जी मैं अगला पल नहीं सोचता। जी 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 तो भविष्य का उसमें सवाल ही नहीं आता कि मुझे भविष्य में क्या करना है। इस पल में जो भी विचार आया मैं उस पर आगे बढ़ जाता हूँ, जी, तो जी, बाकी जी। सारा सब ऑटोमेटिक खिसक जाता मतलब है। भविष्य न करके वर्तमान में योजना होती है, वर्तमान उसी को में हम और बढ़ाकर इसी लेके पल चलते हैं। में। वाह 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 वाह। आबिद सुरती साहब, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए हम आपके साधुवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।